गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। साथियों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें समाज के प्रति प्यार नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे साथ जुड़े हैं समाज के एक ऐसे ही प्रतिनिधि जिनका नाम है बाबूलाल जी टीलावाला। जी हाँ, स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कहते हैं कि समाज का उत्थान, समाज की प्रगति और समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि आप समाज के लिए कितना समर्पण का भाव रखते हैं। हम बात कर रहे हैं समाज की और चुनावों की बात करेंगे तो चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जी हाँ, अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के चुनाव आगामी 7 नवंबर को होने वाले हैं। राजस्थान में ये चरण संपन्न होने वाला है और उस चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। उस चुनाव में एक प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बाबूलाल जी टीलावाला, युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसकी रणनीति से लेकर के इसकी योजनाबद्ध तरीके से सुचारू रूप से चलाने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है पिछले कई दिनों से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे अखबार के माध्यम से, जगह जगह पर ये खबरें सुनने को मिल रही है कि चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और उसकी तैयारियाँ भी बड़े ज़ोरों से हैं। मेरा सवाल सर आपसे यह है कि हर बार प्रत्याशी मैदान में उतरता है, समाज के विकास की बात करता है। इस बार समाज के विकास को लेकर के किस तरह की बात आपने रखी है और क्या क्या एजेंडा उसमें आपने रखा है लोगों के लिए, लोगों के विकास के लिए? सुनिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज बंधुओं का आभार कि मुझे इससे जगह लाके खड़ा कर दिया उन्होंने कि आज मैं जिस उम्र का हूँ आज जी, और जो मेरे जो साथी जो प्रत्याशी मेरे भाई हैं बड़े, वो उनकी तो इतना तो राजनीतिक जीवन हो गया उनका, लेकिन आज मुझे उस लिहाज से देखने लग गए कि भाई जीत के करीब हैं। और आपका भी धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। रही बात समाज के प्रति जो एजेंडा है, एजेंडा में तो जो मूल बातें तो जो पूरी टोटल ये है कि एक तो फिजूल खर्चा बचाना जी, और उस खर्चा जो बचे उसको शिक्षा पे लगाना, एक शिक्षित समाज का बनाने का जो प्रयास करेंगे हम जी। वो हम समाज के जरिए, मेरी जो युवा टीम है वो सब शिक्षित टीम है। पहले चुनाव भी होते थे और लेकिन ऐसा जो आज आज के जो चुनाव है ऐसा पहले कभी चुनाव नहीं हुआ। इसका एक तो कारण हो गया कि आज मैं 2019 से हमने जो नॉमिनेशन फार्म भरा था जी, उसके देखने आया कि 2 बार तो चुनाव पोस्टपोन हो गया जी। मूल कारण था कोरोना जी, और कुछ कारण ऐसे भी थे कि कुछ लोग इसे चुनाव को कराने में भी असमर्थ कारण जैसे जैसे मेरी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, कुछ 10-10, 12-12 प्रत्याशी थे लेकिन कुछ उनमें से डाउन होते गए। तो वो लोग तो चाह ही नहीं रहे कि ये चुनाव, समाज का चुनाव संपन्न हो जी। तो इसलिए ये देरी हुई है। अब हमारी जो महासभा की जो अभी तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने फिर से एक चुनाव आयोग से चुनकर जी, और अभी फिर कमल जी बोरा जी हैं, कमलेश जी बोरा जोन वाले, उनको चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। अब वो अपनी टीम बना के अब 7 तारीख को हमको दी है जी, 7 तारीख को दी है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ मेरे समाज जो बंधु हैं कि इसमें अगर वोट अगर बढ़ता है तो मेरा मानना है कि अगर ये सामाजिक चुनाव है, वोट न बटने के बाद में अगर जीत भी जाएगा तो उसको ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे एक ऐसी बहुमत के साथ में चुनाव जिताए जो कि हम ऐसे कोई दृढ़ जो फैसले लें वो हम उसके पूरी कामयाबी के साथ मतलब कामयाब हों। जैसे कोई सा भी हमारा मानना है कि जैसे कोई नियम भी बनाए तो अगर ज़्यादा वोटों से अगर कोई प्रत्यक्ष को जिताता तो उसको फॉलोअर भी इतना ही है मानेंगे, उसके जो महासभा जो नियम बनाएगी उसके मानने वाले भी ज़्यादा होंगे। तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जी बाबूलाल जी, शिक्षा की बात आपने कही, आपने ये भी कहा कि उन्नत समाज तभी होगा जब वहाँ पर शिक्षा के लोग या शिक्षा के पहरेदार वहाँ मौजूद होंगे, या ये कहें कि शिक्षा पर अगर हम काम करेंगे, लोगों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर अगर हम काम करेंगे तो समाज को हम बहुत जल्दी उन्नत बना सकते हैं।
मुझे याद आ रहा है कि जब महासभा का निर्माण हुआ सन 2006 में, और उस वक्त जब ये बात सामने आई कि एक हॉस्टल का निर्माण किया जाए समाज के लिए, और उसमें भी आपने मेरे ख्याल सबसे पहले उसकी शुरुआत की, चाहे सहयोग राशि देकर के हॉस्टल निर्माण के लिए आपने जिस तरह से पैरवी की और आपने अपना पक्ष भी रखा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो शुरुआत उसी दिन से हो गई थी। और आज करीब 15 साल बाद में अब चुनाव का दिन आ गया है, लेकिन आपने जो एजेंडा उस दौरान शिक्षा का रखा था, आज भी आप उसी पर कायम हैं और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा के अलावा ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो खासतौर पे समाज के उन युवाओं के लिए एक सही दिशा और दशा देने का काम करेंगे? ये सुनील जी, जैसे कि आपने कहा, शुरुआत हमने शिक्षा के क्षेत्र में की है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2006 में हमारी महासभा का जीत के आए हमारे शंकर जी भाई साहब जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उससे पहले थी हमारे नारायण जी टाल वाले इंदौर वाले जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के उनके कार्यकाल में हमारे समाज के लिए जमीन आवंटन हुई, जो अपने समाज के लिए हॉस्टल छात्रावास के लिए जी, उसका नारायण जी को तो श्रेय है ही है साहब, लेकिन उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, कई मेरे समाज बंधुओं को पता नहीं है, उसमें मेरे पिता श्री चिरंजीलाल जी जी की एक अहम भूमिका थी जी, कि तत्काल जब गवर्नमेंट बनी थी उसमें इंदिरा मायाराम जी हमारे मंत्री थी और हमारे मायाराम जी से घरेलू संबंध थे उस टाइम जी, उनकी मदद से, और उसमें और भी जय प्रदेश कार्यकारिणी में जैसे हमारे वर्दी संजीव भी थे, इन सबकी सहयोग रहा और वो जमीन आवंटन हुई जी। उसके बाद में मुझे ये सब बातों को पता था ही। मैंने जब 2006 में शंकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भाई साहब, उसके कार्य जो शपथ ग्रहण था उसी दिन मैं भी गया, जाने का मौका मिला था, मुझे भी बुलाया गया था। मैं बहुत युवा था उस टाइम, मुझे तो आज लोग युवा करें, लेकिन सच तो यह है कि 2006 में बहुत ही ज़्यादा युवा था और युवा था भी उसी टाइम। ये तो कुछ लोग कह रहे हैं कि युवा, अब मैं तो नहीं मानता कि 42-43 साल में आदमी युवा हो, क्योंकि आदमी का जीवन ही कितना होता है, 50-60 साल तक तो काम ही करता है इंसान। तो मैं उस टाइम युवा मानता था। उस टाइम हॉस्टल मुझे सब पूरी तरह पता था। तो महासभा की मीटिंग हुई थी, उसमें मैं गया, मैंने भी इजाज़त लेके मेरी बात रखी जी। तो वहाँ मुझे मौका दिया गया। तो मैंने सबसे पहले रखी, मुझे साहब जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रणाम करते हुए मैंने कहा, मुझे साहब आप जीत गए, आपको बहुत बहुत बधाई जी। पहली मुलाकात थी मेरी उस टाइम जी। भाई साहब से भी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे राजधानी में हमारे समाज को पूर्व महासभा के द्वारा जमीन आवंटन हो गई, जमीन सरकार की तरफ से। अब मैं चाहता हूँ कि समाज का एक छात्रावास, भव्य छात्रावास निर्माण हो। तो कुछ लोगों ने वहाँ मेरा ये भी कहा था कि अरे भैया उसमें तो पैसे लगेंगे जी। लेकिन मैं भी उसी के साथ गया था, मैं पैसे लेके गया था। तो उसमें एक ऐसा सौभाग्य भी बना मेरा कि जो एक ऐतिहासिक जो हमारे समाज की हॉस्टल निर्माण हुआ, उसमें पहली नींव में जो सहयोग के रूप में, नींव ही बोलेंगे, नींव के पत्थर में मेरा सहयोग हुआ। क्या बात है। जो भी और बार बार पहले भी देता रहा। अच्छा, उस टाइम मेरे हिसाब से 1,51,000 मुझे 2006 में, जबकि मैं बेरोजगार था उस टाइम। जी जी। लेकिन मैं ये सौभाग्य मुझे मिला सबसे पहला जो सहयोग करने का। मुझे लगता है आपने बहुत सही बात कही कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम कितना उस काम को समर्पण भाव से देखते हैं। बात पैसे की बाद में आती है, सबसे पहला आता है हमारा समर्पण भाव। समाज के लिए कुछ करने का भाव, मन में कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना होती है, वो ही हमें आगे बढ़ाती है। बाबूलाल जी, एक चर्चा है आजकल, जिसे भी देखो जब चुनाव की बातें हो रही हैं, सरगर्मियां तेज हैं, युवाओं की जबान पर सिर्फ एक नाम है, बाबूलाल जी टीलावाला। और आपने चूंकि उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जिस तरीके की बात आपने कही कि हॉस्टल का निर्माण जब हुआ तो आपने आगे बढ़कर के मदद करने के लिहाज से आप आगे आए और आपने वहाँ पर भी अपना एक सबसे पहले योगदान दिया। आगे अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसे चीज़ें आप करेंगे जो समाज के आने वाले वक्त में न सिर्फ युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए, कई तरह की समाज में कुरीतियाँ भी होती हैं, कई तरह की चीज़ें भी होती हैं, जिनके इरिडिकेशन के लिए, उनके उन्मूलन के लिए अगर आपको मैं बताऊं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कई चीज़ें लोगों से सीख सकते हैं। जैसे दहेज प्रथा वाला मामला है, जैसे मृत्यु भोज वाला मामला है। ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज में कई बार अक्सर हम लोग
एक सर्वसम्मति से उसको चलाते हैं, रोक देते हैं, उस प्रथा को बंद कर देते हैं। इस तरह की कई चीज़ें हैं, तो उसमें भी क्या आपका रोल रहेगा? जरूर रहेगा साहब। मैंने तो कई जगह खुले मंचों से ये कह रखा है कि भाई जीवन की जो कुरीतियों के बारे में आपने बताई, कुरीतियाँ तीनों जो संस्कार है जीवन के, जन्म मरण परण, जी, इन्हीं में कुरीतियाँ होती है। तो मैंने तो समाज जो माता है, मैंने को पूरे बड़े बड़े मंचों से ये कहा कि आप तो केवल एक एकत्रित होके तीनों संस्कारों पे नियम बना के मुझे दे दो, क्योंकि नियम बनाने का काम महासभा का नहीं रहेगा साहब जी। जो एक ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। समाज के बुद्धिजीवी लोग बहुत संख्या में, मतलब बहुतायत में इकट्ठे होते हैं, जिसको हम आम सभा बोलते हैं। उसमें नियम पारित होते हैं, और उन नियमों की मैं तो आपके माध्यम से भी कहूँगा, ये जो नियम बना के समाज माता देगी, उसका सर्वप्रथम तो मैं अपने घर से पालना करूँगा नियमों की, और साथ ही जो नियम बनेंगे उसके लिए पूरा रोकथाम के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए घर घर जाना, या कहीं नियमों के विरोध कोई काम हो रहा है तो मैं उसको रोकने की हाथ जोड़ के कैसे भी जो मेरी कोशिश रहेगी उसको, मतलब ये कुरीतियों को हटाने का काम करूँगा। जी, हाल ही में एक घटना हुई है, समाज की एक महिला की हत्या हुई, उसके पैर काट करके चांदी के कड़े ले गए, और अभी तक भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और आप सबसे पहले वहाँ पहुँचे, आप घटना पे रहे, आप घटनास्थल पे मौजूद रहे, 2 दिन तक आप वहीं खेत में रहे। मुझे लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन पर अब युवा जो है वो आगे आ रहा है, वो एकत्रित हो रहा है, वो लीडरशिप चाहता है, वो चाहता है कि कोई हमारे समाज का एक आदमी आए, हमें लीड करे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहा। और आप वहाँ चूंकि गए भी, आने वाले वक्त में अगर इस तरह की चीज़ें, घटनाएं समाज में होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए कोई आपने सिस्टम बनाया है कि उसके लिए कुछ अपन कोई एक ऐसा मैनेजमेंट बनाएंगे ताकि उस प्रभावित व्यक्ति को तत्काल कोई राहत दी जाए? जैसे मान लीजिए किसी के घर में अगर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो उसको तत्काल कोई सहायता राशि मिले, या उसमें से समाज के जो महासभा के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कुछ उस तरह की सहायता राशि दें तत्काल उसी दिन या उसी वक्त जो है, ताकि उस प्रभावित परिवार को जो है किसी तरह की सहायता मिल सके। ऐसा कोई प्रावधान आपने बनाया है, कोई एजेंडे में शामिल किया है क्या? सुनील जी, मेरे एजेंडे में है ये, और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। ऐसी घटना घटे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा बच्ची, लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एक केवल आर्थिक कमी के कारण वो अच्छी जो स्कूल है या कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है उसमें दाखिला नहीं कर पाता। जी बिल्कुल। तो हमारा जो एक अखिल भारतीय हरियाणा ब्रह्म सहायता कोष की स्थापना करने का हमारा एजेंडे में है, उसके जरिए ये सब जो आप बता रहे हैं उसमें सब इस धन जो इकट्ठा होंगे, हमारे जो सहयोग करता रहेंगे उसमें, और उसका तो क्लियर है, हम एक डिवाइडेशन करके हम एक ऐसा मेंबर बना के एक संगठन तैयार करेंगे, मतलब सहायता कोष, उसमें उन्हीं के जरिए, और बड़ी उसमें समाज बंधुओं को हम ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, बोझ नहीं देंगे, एक छोटी छोटी रकम इकट्ठी करके, और उसको हम ऐसे करेंगे जैसे पढ़ाई है, किसी गरीब समाज बंधु की बच्ची है, शादी करना या पढ़ाई के लिए, या आर्थिक जैसे कोई बीमारी है, तो ऐसे चीज़ों में हमारा पहले से ही एजेंडा है सर। जी, जब भी नाम आता है बाबूलाल टीलावाला का तो एक जहन में एक तस्वीर बनती है, एक भगवा रंग की तस्वीर बनती है। लोग कहते भी हैं अक्सर कि बाबूलाल टीलावाला जो है वो भगवा रंग के वस्त्र पहनते हैं, भगवाधारी हैं। इसका कुछ कनेक्शन है आपकी राजनीति से? नहीं साहब, ये सर राजनीति से कोई कनेक्शन नहीं। भगवा आप भी जानते हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं जी, वो जानते हैं कि भगवा किसी पार्टी का प्रतीक नहीं है। बिल्कुल, ये तो सनातन धर्म का प्रतीक है, हिंदू धर्म का प्रतीक है जी। हमारे जो इष्ट है वो भी भगवा में ही रंगे रहते हैं, भगवा में रंगे। तो ये चीज़ें इसको राजनीति से नहीं। और मैं तो कई लोग कहते हैं, जैसे मैं अभी राजनीतिक बात करें तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। अभी मेरे छोटे भाई को जरूर बीजेपी ने टिकट दिया है यहाँ से पार्षद का, वो जीते हैं, लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ जो मेरे समाज के जो कांग्रेस के माइंड के जो भाई हैं मेरे जी। मेरे कभी ये चीज़ें नहीं आएगी, समाज में राजनीतिक नहीं लाऊंगा जी, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। अगर पहले हम समाज की ताकत बढ़ाएंगे, चाहे हो सकता है दोनों पार्टियों के अलावा तीसरी भी कोई आए विकल्प, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा नेतृत्व विधानसभा हमारा समाज का हो, कोई सी पार्टी से हो। मैं नहीं कहता बीजेपी से हम सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस वालों को सपोर्ट करेंगे, हम तो ये चाहेंगे जो मजबूत होगा उसको सपोर्ट करेंगे और हम हमारी तरफ से विधानसभा में भेजेंगे जो हमारी समाज की बातें वहाँ रख सके। जी, सभी दर्शकों से मैं आपसे चाहता हूं कि
कोई एक ऐसा मैसेज जो आप अपने दर्शकों को देना चाहें, समाज के उन बंधुओं को देना चाहें जो आगामी चुनाव में मतदान करने वाले हैं। एक तो उनको सभी को आप मतदान करने के लिए अपील कर सकते हैं, दूसरा किस तरह से सजग होकर के मतदान करना है ये भी आप बता सकते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मतदान करने की जो क्षमता और जो ताकत है वो इंसान को लोकतंत्र में बहुत कुछ बदलने का मौका देती है। तो उसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो 2 शब्द आप प्लीज़ कहिए। मैं तो सभी मेरे जो समाज बंधु है, युवा साथी, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस जो चुनाव 7 तारीख होने जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ही आप सपोर्ट करें, वोट दें और एक समाज की ताकत के रूप में मुझे आगे बढ़ाएं। और उसका कहीं ना कहीं हमको एक, आपने कई देखे भी होंगे कि बिगर जो समाज की जो ताकत बनेगी तभी हमारी राजनीतिक पार्टियों में और प्रशासन में हमारी पेट बनेगी और वहाँ अपनी बातें आसानी से मानी जाएगी। जी, तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे अतिथि थे बाबूलाल जी टीलावाला। फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही शख्स के साथ में। देखते रहिए AU न्यूज़ राजस्थान।